जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, तो हम लोग कर रहे थे अपना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, राइट। और मैंने आप लोगों को एक होमवर्क भी दिया था। क्या होमवर्क दिया था मैंने आपको? प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1। हाँ जी, कितनों ने कर लिया? क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का? जी, जुलेखा और मोहसिन, जवाद, हम 16417.5, ठीक है। 16418 कर दो उसको, ठीक है। आप इसको राउंड ऑफ कर लो। 0.5 डेसिमल्स में लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, और मोहसिन आपका भी यही आ रहा है? और सेकेंड ईयर का क्या आ रहा है? अच्छा, ये सेकेंड ईयर का है। अच्छा अच्छा, चले ठीक है, सही है। हाँ, ये एक फिगर मुझे याद है सोल्यूशन में से, तो इस वजह से मैंने कहा ओके, दैट्स फाइन, दैट्स राइट। आपका फर्स्ट का है 4659। चले, इसको मैं फर्स्ट का, मुझे बस इस सेकेंड वाले का थोड़ा याद था कि एक फिगर ये वाली थी, तो उसको देख लेते हैं। ठीक है, मोहसन आपका क्या आ रहा है? यही आंसर आ रहा है आपका? आपने करना क्या है, मैं सिर्फ आपके सामने कैलकुलेशन कर रही हूँ, मैं आपके सामने अकाउंट्स नहीं बना रही, ठीक है। डाउटफुल डेट्स के और बैडेड एक्सपेंस के अकाउंट नहीं बना रही। हो क्या रहा था फर्स्ट ईयर में, जो कि आपका कौन सा था, 2013। तो 2013 में क्या सिचुएशन थी कि आपके पास 156,500 के टोटल ट्रेड रिसीवेबल्स थे, जिसमें से 1200 आपने राइट ऑफ किया करना था, ठीक है। तो आपके पास जो रिसीवेबल्स की फिगर आ रही थी एडजस्टेड, वो कितनी आ रही थी? 155,300। 155,300 पे फिर आपने क्या अप्लाई करना था? 6% अप्लाई करना था। इस पे जब आप 6% अप्लाई करते हो तो आपका आंसर आता है 9318। ये चेक कर लो आप लोग, ये आपका कैरेट डाउन आना चाहिए पहले साल का, 9318। ये नहीं आ रहा मेरे ख्याल से, है ना? 4659 नहीं है जुलेखा, पहले का 4659 नहीं है। ये आप चेक कर लो। चलो मैं एक काम करती हूँ, बना लेती हूँ, मैं टी अकाउंट्स बना देती हूँ, ठीक है। अगर ये आपका मैच नहीं कर रहा तो मुझे बता दो, मैं फिर इसको प्रॉपरली सॉल्व कर लेती हूँ। तो ये आपके पास कौन सा अकाउंट है? बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट। नहीं जुलेखा, 156,500 डेटर नहीं है ना? क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने कल आपको बताया था कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये एस्टिमेटेड बैड डेट्स लिखा हुआ तो है, लेकिन बेसिकली क्या हो गया है, दीज आर दी अकाउंट्स इन लिक्विडेशन। ये वो वाले बैड डेटर्स हैं जो कि बैंक्रप्सी के प्रोसेस में जा चुके हैं, यानी कि वो बैंक्रप्ट हो जाएंगे, ठीक है। बैंक्रप्ट डिक्लेयर हो जाएंगे तो हमने इनको पहले राइट ऑफ करना है, हमने इनको राइट ऑफ करना है, ये बात याद रखिएगा। जैसे ही हमें इंडिकेशन मिलेगी कि वो बैंक्रप्सी के उसमें जा चुके हैं, बैंक्रप्सी का प्रोसीडिंग शुरू हो चुका है, हम क्या कहेंगे कि इसका मतलब है ये पैसे हमें नहीं मिलने वाले, ठीक है। तो हमारे पास क्या सिचुएशन होगा? 2013 में हम कहेंगे कि हमारा जो बैड डेट राइट ऑफ है वो कितना है? 1200, जो कि हमने इसमें से, ठीक है। तो कैरेट डाउन 155,300 करेंगे। अगर रिसीवेबल्स की फिगर लेंगे 155,300, तो उससे प्रोविजन का कैरेट डाउन आएगा 9318। कैलकुलेट करें 6% के हिसाब से, आपका आंसर डिफरेंट आ रहा है। तो आपने पहले क्या किया, 1200 से आपने कह दिया कि जी डेटर्स कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट और ये अकाउंट डेबिट, ये राइट ऑफ हो गया। फिर आप आए इधर, फिर आपने इसको दोबारा से इस तरह से किया, ईयर एंडेड 2013, फर्स्ट जुलाई को, 1 जुलाई 2012, 1 जुलाई 2012 को ब्रॉड डाउन कितना था? क्वेश्चन में गिवन है 10,000 रुपीज, ठीक है। कैरेट डाउन 30 जून को अब आपने क्या निकाला? कैरेट डाउन निकाला आपने 9318, और ये किस तरह से आया? ये आया 155,300 मल्टीप्लाइड बाय 6%। तो आपका डिफरेंट आ रहा है, इसको देख लो आप, ठीक है।
जब आप ये काम करोगे तो आपको पता ये चलेगा कि आपका डेबिट साइड पे डेफिशिएंसी है, क्रेडिट साइड। अच्छा चले ठीक है, अब पता हो गया ना, ठीक सही है। चले सिर्फ राइट लिखने का मिस्टेक था, राइट। तो जब आप ये काम करते हो तो आपको पता लगता है कि आपके डेबिट साइड पे डेफिशिएंसी है, कितने की डेफिशिएंसी है, यानी कि कितने की आपकी डबल एंट्री पास होगी, 10,000 माइनस 9318,682, ठीक है। आपने 682 यहां लिखा और ये आपका चला गया किधर, बैड डेट्स एक्सपेंस में, ठीक है। यहाँ पे आपने लिख दिया बैड डेट्स एक्सपेंस। तो आपका बैड डेट देखिए क्या हो रहा है, प्रोविजन आपका रिड्यूस हो रहा है, प्रोविजन इज रिड्यूसिंग फ्रॉम 10,000 टू 9318, यानी कि ये क्या हो गई, आपकी इनकम होगी, डिक्रीज इन प्रोविजन। ये कहाँ जाएगा, बैड डेट एक्सपेंस के क्रेडिट साइड पे, ठीक है। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट के थ्रू ये आ रहा है 682, राइट। फिर आपकी जो एसओसीआई की फिगर होगी वो क्या होगी, बैलेंसिंग फिगर होगी, है ना। बैलेंसिंग फिगर कितनी आएगी आपकी, 1200 माइनस 682 यानी कि 518। जवाब क्लियर है बच्चे, याद आ रहा है आपको, ये आपने जो किया हुआ है रिवीजन की भी होगी ना, थोड़ी सी याद तो होगा प्रोविजन का क्या होता है। जी मोहसिन आर यू देयर, यही आंसर आ रहा है आपका भी। उस्मान जी मैम यही है। ठीक है। सेकेंड ईयर का बिल्कुल उसी तरह से करेंगे। सेकेंड ईयर के जो डेटर्स है वो 225,400 है, उसमें से पहले आपने 6,500 को राइट ऑफ करना है और उस अमाउंट पे 7.5% ले लेंगे, वो आपका कैरेट डाउन हो जाएगा। उसका मैं फिगर आपको बता देती हूँ, 225,400 में से 6,500 माइनस किया और इस फिगर पे आपने अप्लाई कर दिया कितना, 7.5%। तो आपका क्लोजिंग 16,418, ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ये क्लोजिंग, ये कैरेट डाउन होगा किसका, प्रोविजन के अकाउंट का, सही है। तो अगर ये आपका आ गया तो मैम जो वेरी गुड, इसी मैम तरह से आपने इसको लेके चलना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है बात। मैम हेलो हेलो चलिए मैम थोड़ा सा आगे इसको लेके चलते हैं। मैम आप सुन इसमें सकती हैं। हम थोड़ा जितनी हमने अभी क्वेश्चंस देखे हैं वो काफी सिंपल इन नेचर, इन द सेंस के ठीक है ये वाला क्वेश्चन आपका पास पेपर्स का जरूर है, ठीक है। लेकिन मैं प्रैक्टिकली अगर बात करूं किसी चीज के बारे में, अगर हम बात करते हैं तो देखो प्रैक्टिकली आपके पास अकाउंटिंग, जी जी मोहसिन पूछिए। आवाज आ रही है मैम। जी सवाल पूछें जल्दी से। मैम ये जो दूसरे साल का जो हमने डेटर का कैरी डाउन निकाला है वो पिछले साल वाला ओपनिंग उसमें ऐड नहीं होगा। चले आप अपना टाइप कर रहे हैं क्वेश्चन, हम इधर चलते हैं, ठीक है। तो होता क्या है प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो ऑब्वियसली आपको इतनी बात का तो अंदाजा हो जाना चाहिए अब तक कि अगर हम प्रैक्टिकली बात करें अकाउंटिंग की, अगर हम थोड़ा एडवांस लेवल की बात करें तो अकाउंटिंग इतनी सिंपल नहीं है जितनी हम क्वेश्चंस में देखते हैं, राइट। जितना हमने अभी तक सो फार क्वेश्चंस में देखा है, अकाउंटिंग इज मच मोर कॉम्प्लेक्स देन दैट। तो हम अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और एडवांस करते हैं। तो एक मुझे आपसे कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है किसका, एजिंग एनालिसिस का। एज एनालिसिस, एजिंग एनालिसिस इज द सेम थिंग, ठीक है। अच्छा अब होता क्या है, देखिए हम प्रोविजन के चैप्टर के अंदर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के चैप्टर के अंदर किस चीज को फोकस कर रहे होते हैं, रिसीवेबल्स को, ठीक है। हमारे जो डेटर्स होते हैं उनको, और हम उनसे रिलेटेड क्या देख रहे होते हैं कि उनसे रिलेटेड हमारा रिस्क ऑफ इरिकवरेबिलिटी क्या है, यानी कि रिस्क ऑफ गोइंग बैड क्या है, उसको हम कहते हैं कि जी प्रोविजन। नहीं 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 नहीं, दूसरे साल का जो डेटर बैलेंस है क्लोजिंग वो उतना ही रहेगा, 224,500 है, उसमें ओपनिंग का कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, नहीं होगा ना। पिछले साल का ओपनिंग क्यों ऐड होगा डेटर बैलेंस में, वो ये कह रहा है कि 30 जून 2014 वाले दिन डेटर्स थे 224,500, बस उसमें आपने 155,300 को कुछ करना थोड़ी है, वो तो उस दिन का उसने आपको बता दिया, इतने ही डेटर्स हैं, सिर्फ 224,500 ही हैं, ठीक है। नहीं नहीं वो बनता तो है, ओपनिंग बनता तो है, लेकिन कौन से अकाउंट में बनता है, डेटर्स के अकाउंट में। आप मुझे बताओ, आप डेटर्स का अकाउंट बना सकते हो इसमें, जो पिछले साल का कैरेट डाउन है 155,300, उसको आप बिल्कुल ब्रॉड डाउन बनाओगे डेटर्स के अकाउंट के अंदर। लेकिन आप मुझे बात बताओ, डेटर्स का अकाउंट तो हम यहाँ पे बना ही नहीं सकते, हमें
डेटर्स से रिलेटेड सिर्फ ब्रॉड डाउन पता होगा 155,300 और सिर्फ कैरेट डाउन पता होगा, बाकी ना हमें क्रेडिट सेल पता है, ना हमें डिस्काउंट अलाउड पता है, ना हमें कैश या बैंक कैश या चेक रिसीव फ्रॉम डेटर्स पता है। हमें इंफॉर्मेशन ही नहीं गिवन उसकी कि हम डेटर्स का कंट्रोल अकाउंट बनाए। ठीक है, तो आपने सिर्फ प्रोविजन की कैलकुलेशन के लिए जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है ना कैरेट डाउन, वो उसने आपको फौरन मतलब उसने आपको लिख के दे दी है, बस उसने कहा आपको बनाने की जरूरत ही नहीं है डेटर्स का कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, चले इधर आते हैं। अच्छा, पीछे आप लोगों को ज्यादा डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रही आवाज में? पीछे काम चल रहा है। चले ठीक है, तो हम बात कर रहे थे एज एनालिसिस की, एजिंग की हम बात कर रहे थे। देखिए होता क्या है, अब इसके लिए जरा हम इस सवाल के ऊपर आ जाते हैं। ये वो वाला क्वेश्चन है जो मैंने आपका अपलोड किया हुआ है ये LMS पे। ठीक है, इसमें हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर F4। अब ये बात कर रहा है एजिंग एनालिसिस की। द एज एनालिसिस ऑफ डेटर्स ऑफ ABC लिमिटेड एज एट December 31st 1999 इज एज अंडर। ये इसने क्या डेट, किस डेट पे आपको डेटर्स दिए हुए? 31 दिसंबर 1999 पे ये चारों कैटेगरीज के डेटर्स मौजूद है, एग्जिस्ट कर रहे हैं। इतनी बात सबको समझ आ गई? यानी कि जब आप इनका टोटल करेंगे तो मेरे ख्याल से इनका टोटल निकलेगा 424 नहीं 224 या इस तरह करके मैंने करवाया था टोटल 12, हाँ 2,42,000 ठीक है। इन चारों फिगर्स को टोटल करें तो आपके पास आंसर आ रहा है 2,42,000। ठीक है, तो आपका बेसिकली क्या क्या रहा है कि जो ABC लिमिटेड के जो डेटर्स थे December 31st 1999 के वाले दिन, वो कितने थे टोटल? 2,42,000, जिनकी कैटेगरी उन्होंने ये बता दिया। अब देखें कैटेगरी इन्होंने किस तरह से की है। 1,20,000 रुपीज के आगे लिखा हुआ है करंट मंथ। अच्छा, 75,000 के आगे लिखा हुआ है 30 to 60 डेज, 36,000 के आगे लिखा हुआ है 60 to 90 डेज और 11,000 के आगे लिखा हुआ है ओवर 90 डेज, राइट। तो अब ये क्या चीज है? बेसिकली हमने अपने डेटर्स को एज के हिसाब से ना हमने उनको कैटेगराइज कर दिया। जिस तरह अगर कोई बच्चा 11 साल का है, राइट, तो 11 साल का होने का क्या मतलब है कि वो 11 साल पहले पैदा हुआ था, राइट। इसी तरह यहाँ पे क्या बात हो रही है, ये जो 11,000 रुपीज के डेटर्स है ये एग्जिस्टेंस में कब आए? ये एग्जिस्टेंस में आए 90 डेज पहले। कौन सी डेट से 90 डेज पहले? December 31st 1999। क्या मतलब हुआ? डेटर्स एग्जिस्टेंस में कैसे आते हैं? एक रिसीवेबल एग्जिस्टेंस में कैसे आता है? वो तब आता है जैसे ही हम उसको क्रेडिट पे कोई चीज सेल कर देते हैं, राइट। यानी कि हमने क्रेडिट पे कोई चीज किसी को सेल की तो हमारा वो डेटर आ गया, रिसीवेबल अमाउंट आ गई हमारी एग्जिस्टेंस के अंदर, राइट। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 11,000 की जो ये डेटर्स हैं, जो ये रिसीवेबल अमाउंट है, इनको हमने सेल कब की थी? 90 डेज पहले, 90 डेज से भी पहले, ठीक है। किसी भी डेट पे हो सकता है हमने इनको 30 जून में को की हो सेल, हमने हो सकता है इसको 1 जनवरी को सेल की हो। कौन सी डेट से हमने इसको एज करना है? आज की डेट से, और आज की डेट क्या है? December 31st। तो इसको यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। 1,20,000 के आगे लिखा हुआ है करंट मंथ, तो इसका क्या मतलब है? 1,20,000 के जो डेटर्स हैं वो करंट मंथ यानी के दिसंबर के महीने में एग्जिस्टेंस में आए थे। यानी कि ये जितने भी डेटर्स हैं, ये 4 डेटर्स हैं, 5 डेटर्स हैं, 10 डेटर्स हैं, 100 डेटर्स हैं, हमें नहीं पता ये कितने लोग हैं, लेकिन हमें इनकी फिगर पता है और फिगर से ही हम लोग सारा काम कर रहे होते हैं, राइट। तो हम ये कह रहे हैं कि 1,20,000 के जो डेटर्स थे इनको हमने सेल कब की थी? दिसंबर के महीने में, और 31 दिसंबर तक हम ये कह रहे हैं कि इन्होंने अभी तक पैसे नहीं दिए। बात समझ आ रही है? इसको मैं यहाँ पे वो कर लेती हूँ। करंट मंथ से क्या मुराद है? करंट मंथ से मुराद ये है कि ये 1 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक, इन दो डेट्स के दरमियान हमने 1,20,000 वाले लोगों को कभी सेल की होगी। पूरा हमने इनको, कोई एक इनकी बर्थ डेट नहीं है, हमने इनको एक महीना इनको एलोकेट कर दिया कि 1 दिसंबर से 31 दिसंबर में। हमें इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत ही नहीं है कि कौन सी डेट पे कौन सा हुआ था, राइट। हमने सारे जितने
भी ऐसे लोग थे जिनको हमने 1 से 31 दिसंबर तक किसी भी डेट पे सेल किया था, हमने उनको क्लब टुगेदर कर दिया, ग्रुप टुगेदर कर दिया, राइट। और हमने उनकी फिगर लिख दी कि वो टोटल लोग कौन से कितने हैं, 1,20,000 के हैं जिन्होंने अभी तक हमें पे नहीं किया। और अभी तक वाली डेट कौन सी है, 31 दिसंबर 1999, ठीक है। हम इस डेट पे अभी खड़े हुए हैं और हम पीछे का सारा उसकी एजिंग कर रहे हैं, उनको एलोकेट कर रहे हैं। दूसरा जो आपकी कैटेगरी है वो क्या कह रही है, दूसरी कैटेगरी है 30 to 60 डेज, यानी जो ये 75,000 वाली फिगर है ये कितनी पुरानी है, 30 दिन से लेके 60 डेज पुरानी है, ठीक है। 30 दिन जरा काउंट करें, 30वां दिन आज की डेट से 30 दिन पहले जब हम एज कर रहे होते हैं तो हम पास्ट में जाते हैं ना, हम देखते हैं कि ये कब पैदा हुआ था, यानी पास्ट में कौन सी डेट थी, राइट। तो हम अभी भी क्या करेंगे, 31 दिसंबर पे खड़े होके 75,000 को देखेंगे कि ये कब एग्जिस्टेंस में आया, उसके लिए हमें पीछे जाना पड़ेगा। तो 30 to 60 डेज पीछे काउंट करेंगे आप, कौन सी डेट से, 31 दिसंबर से। ये काउंटिंग ऑब्वियसली इज नॉट अ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन का आंसर करना, लेकिन ये समझने के लिए जरूरी है, ठीक है। तो 30 to 60 डेज पहले अगर आप काउंट करते हैं तो 30 डेज पुरानी बात जो है उसको मैं 30 नवंबर कह सकती हूँ, बिल्कुल कह सकती हूँ। 30 नवंबर से 60 डेज पहले कौन सी डेट आ जाएगी, 1 नवंबर, ठीक है। 30 नवंबर से 1 नवंबर के दरमियान जो आपने सेल की थी और उनके अगेंस्ट अभी तक आपको पैसे नहीं मिले, वो कितने हैं, 75,000 रुपीज, ठीक है। फिर आपके पास आता है कितना, 60 to 90 डेज, यानी कि अब 60 to 90 डेज, आज की डेट से 60 डेज पहले काउंट करेंगे तो 31 अक्टूबर से लेके 1 अक्टूबर, यानी कि 1 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक जो सेल हुई थी और उसके अगेंस्ट आज तक आपको पैसे नहीं मिले, वो कितने हैं, 36,000, राइट। और आखिरी कैटेगरी क्या है, 11,000, और इसके आगे क्या लिखा हुआ है, ओवर 90 डेज, यानी कि 1 अक्टूबर से पहले, बिल्कुल 1 अक्टूबर से पहले या 30 सितंबर, बिफोर 30 सितंबर या उससे पहले जो आपने सेल्स की थी उसमें से 11,000 रुपए आज की डेट तक रिसीव नहीं हुए। ये बात समझ आ गई, हमने क्या किया, अपने डेटर्स को एज वाइज हमने उनको डिवाइड कर दिया, लेकिन ये बात स्टैंड्स ट्रू कि आज की डेट पे 2,42,000 इज आर रिसीवेबल्स की फिगर, ठीक है। टोटल रिसीवेबल्स कितने हैं, 2,42,000, और उनकी एज वाइज उनकी कैटेगराइजेशन ये है। इस पूरे सिस्टम को कहते हैं, इस पूरे मेथड को कहते हैं कि एज एनालिसिस करना। और ये क्यों जरूरी होता है, अब ये बात सुन लें। अब अगर मैं आपके सामने ये पोजीशन रखूं और आप स्टार्ट करें सबसे नीचे से 11,000 से, ठीक है। एजिंग किसी बुक में नहीं करते, एजिंग कैलकुलेशन होती है। आप वो ट्रांजैक्शंस को बुक्स में रिकॉर्ड करते हो ना, ये ट्रांजैक्शंस थोड़ी है, ये तो आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है, हाँ मतलब वर्किंग अलग से होती है ना। आपकी हर चीज बुक्स में थोड़ी हो रही होती है, कैलकुलेशंस वगैरह हम बुक्स में कर रहे होते हैं, नहीं, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज में हर चीज थोड़ी हो रही होती है। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज में तो सिर्फ ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो रही होती है, ये कोई ट्रांजैक्शन थोड़ी है। 2,42,000 की ट्रांजैक्शन थोड़ी है, तो क्लोजिंग बैलेंस है, ट्रांजैक्शंस के बाद की पोजीशन है, तो ये किसी बुक में नहीं हो रहा होता, ठीक है। तो बुक्स के अंदर आपके सामने सिर्फ ट्रांजैक्शंस फॉर द ईयर या ट्रांजैक्शंस ऑफ द पीरियड रिकॉर्ड करना होता है, बाकी सारा काम तो आपका अलग ही हो रहा होता है, ठीक है। आपकी अलग कैलकुलेशंस मेंटेन हो रही होती हैं, और वो जहां हो रही होती है उनका कोई नाम नहीं होता, उनको हम कोई बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज नहीं कहते, उनको हम कोई खास नाम नहीं है उनका, ठीक है। अच्छा, तो अब अगर आप ये देखते हो, अगर मैं आपको ये कहूं कि भाई देखें, मैंने किसी को, मतलब मैंने 2-3 डेटर्स हैं मेरे जिनको मैंने 30 सितंबर से पहले की सेल की हुई है, क्रेडिट पे उन्होंने मेरे से उधार पे लिया हुआ है, उन्होंने आज तक मुझे पैसे नहीं दिए, यानी कि 3 महीने से ज्यादा हो गए उनको, राइट, और उन्होंने अभी तक पैसे ही नहीं दिए। तो आप देखो, आप मुझे कहोगे ना कि वैसे इसमें चांसेस हैं ये लोग शायद तुम्हें दें भी ना बाद में, है ना, इन लोग के चांसेस हैं, मुझे गड़बड़ लग रही है। ये ना हो कि इसमें से आके 2-4 डेटर्स आके मुझे ये बोल दे कि जी हम आपको पे नहीं कर सकते, राइट, यानी कि इसमें रिस्क ऑफ इरिकवरेबिलिटी बढ़ जाता है। आपको डाउट होने लगता है जैसे जैसे आपके डेटर की
एज बढ़ती जाती है, आपके डेट की एज बढ़ती जाती है, आपके रिसीवेबल की एज बढ़ती जाती है, तो आपको उसमें रिस्क आने लगता है कि इतना टाइम हो गया है इसको, इसने अभी तक मुझे पे नहीं किया, तो मुझे इसमें डर लग रहा है, मुझे इसमें एक्सपेक्टेशन है कि बहुत ज्यादा अमाउंट की मेरी बैड डेट ना हो जाए, राइट। इसी तरह हम 36,000 पे आएंगे। अब 36,000 के बारे में आप कहोगे कि मुझे इतना ज्यादा डर तो नहीं है इसमें, क्योंकि इतना ज्यादा अभी तक पुराना नहीं हुआ है, सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 2.5 महीने इसको हुए हैं अभी तक, 2 महीने हुए हैं इसको अभी तक, राइट। तो हो सकता है हमें ये पैसे, मतलब मुझे इतना ज्यादा इसमें डर नहीं, लेकिन डर तो है, रिस्क तो मेरा अभी भी है इसमें भी, लेकिन 11,000 वाली कैटेगरी से कम रिस्क है ना। 11,000 वाली कैटेगरी से मुझे इसमें कम डर है। फिर मैं आती हूँ 30 to 60 डेज वाले में, मैं बोलूंगी कि मैंने अभी पिछले महीने ही नवंबर के महीने वाली सेल्स है ये 75,000 की, जो अभी तक मुझे पैसे नहीं मिले, इसमें भी मुझे खौफ है, डर है कि इसमें से भी कोई ना कोई बैड हो जाएंगे, लेकिन ये भी कंपेयर टू दीज टू कैटेगरीज इसमें रिस्क सबसे ज्यादा कम है। फिर हम आते हैं दिसंबर वाले महीने की। तो दिसंबर वाले महीने की नॉर्मली जो करंट मंथ में सेल हो रही होती है ना, उसमें हम इतना हमें डर नहीं होता। हम कहते हैं ये अभी अभी तो हमने सेल की है, टाइम तो दो उनको अभी, है ना, टाइम अभी उनको दो, अभी अभी हमने इनको सेल किया, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, या 1 महीना ही सिर्फ हुआ है, लेट्स वेट फॉर सम टाइम बिफोर जजिंग दिस फिगर। तो नॉर्मली क्या होता है, आपका करंट मंथ के अंदर आप प्रोविजन का रेट आप रखते हो 0। आप कहते हो कि अभी इसको हमने, इसके अंदर हमने कोई भी प्रोविजन बुक नहीं करना, वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, रेट्स क्या है वो क्वेश्चन में गिवन होंगे। अब जरा इधर आ जाए नीचे, बीच में इन्होंने आपको कुछ एरर्स के बारे में बताया हुआ है जिनको आपने एडजस्ट करना है। जरा आप सबसे नीचे आ जाएं। प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स हैज टू बी मेड ऑन द फॉलोइंग बेसिस। तो आप देखो ओवर 90 डेज में प्रोविजन कितना है, रिस्क का रेट कितना है 20%, 60 to 90 डेज में रिस्क कितना है 10%, 30 to 60 डेज में 5% और करंट मंथ में निल। ठीक है, तो आपका डेट जितना पुराना होगा उतना ही ज्यादा प्रोविजन का रेट भी होगा। प्रोविजन के रेट्स हमेशा आपको सवाल में गिवन होंगे, आपने अपनी तरफ से ये नहीं कह देना कि ओम इसने कहा था करंट मंथ में निल होता है तो हम निल ही लिखेंगे। अगर किसी सवाल में करंट मंथ का भी कोई रेट गिवन है तो आपने वो रेट अप्लाई करना है। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो हमें ये चीज पता लग जाती है कि जो पूरी टोटल फिगर है 2,42,000, इसके ऊपर कोई एक प्रोविजन का रेट अप्लाई नहीं होगा, हर कैटेगरी पे अलग अलग होना है। इस पे होना है 20%, 10%, 5% और 0। ठीक है, बात समझ आ रही है? मोहसिन, जवाद, उस्मान, जुलेखा, क्लियर है बच्चे? एक सेकेंड, आपका क्वेश्चन क्या है? इसको आउट ऑफ भी कर सकते हैं, लाइक आउट ऑफ गिविंग 90 डेज फॉर, मुझे समझ नहीं आ रही है जुलेखा आपके क्वेश्चन की। हाँ, ट्रांजैक्शन का अगर टाइम नहीं, नॉर्मली आपको इस तरह से कैटेगराइज ही किया होता है। अच्छा, वो क्रेडिट पीरियड है, नहीं नहीं वो क्रेडिट, दैट इज समथिंग एल्स, वो कुछ और है, वो क्रेडिट पीरियड है। चलो उसके बारे में भी मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। देखो होता क्या है, क्रेडिट पीरियड जो होता है ना, क्रेडिट पीरियड होता है कि यू हैव टू, आपने जब सेल की ना तो आपने अपने कस्टमर को बता दिया, जो आपका डेटर है जिसने आपसे क्रेडिट पे सेल किया है, आपने उसको बता दिया कि जो पेमेंट इज टू बी मेड विद इन फॉर एग्जाम्पल 30 डेज। ठीक है, तो क्या आपने उसको ये कह दिया कि आज की डेट से आपके पास 30 दिन मौजूद है, आप 30 दिन तक पेमेंट कभी भी कर सकते हो। अब आप मुझे खुद बताओ, जब आप फॉर एग्जाम्पल 25वें दिन खड़े हुए होगे, आपको कोई परेशानी की जरूरत है कि अभी तक कस्टमर नहीं आया पैसे लेके? नहीं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि उसके पास अभी भी 5 और दिन बाकी हैं, वो अगले 5 दिनों में कभी भी आ जाएगा। तो होता क्या है कि ये जो क्रेडिट पीरियड होता है ना 30 दिन वाला, जिसे हम यहाँ पे 30 दिन है क्रेडिट पीरियड, तो जो क्रेडिट पीरियड आपने दिया हुआ होता है ना, उस पीरियड में आप रिस्क को बुक ही नहीं करते, आप प्रोविजन को कोई बुक ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि आप ये कहते हो कि अभी भी कस्टमर के पास टाइम है। हम ये कहेंगे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कोई सेल किया है फॉर एग्जाम्पल 2 दिसंबर को, तो उसकी ड्यू डेट यानी कि पेमेंट की ड्यू डेट ऑफ पेमेंट उसकी कब है? 2 जनवरी।
यानी कि उसके पास 2 जनवरी तक टाइम है कि वो कभी भी आके पेमेंट कर जाए। अब फॉर एग्जाम्पल आज कौन सी डेट हो जाती है, आज हो जाती है 3 जनवरी। अब जाके मुझे डाउट होने लग जाएगा कि ये बंदा क्यों नहीं आया पेमेंट लेके। मैंने राइट ऑफ नहीं करना अभी भी उसको। राइट ऑफ मैं कब करूंगी, जब वो आके मुझे बोलेगा कि मैं आपको पे नहीं कर सकता। आज क्या हो गई, आज ड्यू डेट गुजर गई। आज ड्यू डेट गुजर गई। देखो होता क्या है, आपने ड्यू डेट फिक्स तो की भी होती है, लेकिन अगर कोई कस्टमर ड्यू डेट में आके पेमेंट नहीं करता तो आप सीधा सीधा राइट ऑफ नहीं कर देते उस डेटर को कि भाई ये तो ड्यू डेट गुजर गई, इसने पेमेंट नहीं की, आगे भी नहीं होगी, यानी कि मैं इसको राइट ऑफ कर दूं। नहीं, ऐसा नहीं होता। ड्यू डेट गुजर जाने का मतलब ये नहीं है कि वो बैड डेट हो गया। बैड डेट तभी होगा जब आपको वो सामने वाली पार्टी आके खास बताएगी कि मैं बैंकरप्ट हो गया, मैं नहीं पे कर सकता, या वो भाग गया, पार्टी भाग गई और आपको पता लगा कि अभी वापस नहीं आने वाली, राइट। तब जब जाके कंफर्म होगा कि मुझे पैसे नहीं मिलेंगे। काफी ऐसी पार्टीज होती है जो कि ड्यू डेट गुजरने के बाद भी पे कर रही होती हैं, राइट। तो ड्यू डेट तो सिर्फ आपकी एक पॉलिसी होती है। आप एक कस्टमर को एक बात ये बता देते हो कि बेहतर है कि आप 30 डेज के अंदर अंदर ये पे करो, वरना फिर हमें कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, वरना हम आपको रिमाइंडर्स भेजते रहेंगे, वरना हम आपको फोन पे तंग करते रहेंगे, ठीक है। तो अब होता क्या है, ड्यू डेट तक हम कोई प्रोविजन नॉर्मली बुक ही नहीं करते। अब जिस तरह यहाँ पे भी देखो, जो करंट मंथ है उसके अंदर 0 प्रोविजन इसीलिए होगा, 0% प्रोविजन इसीलिए क्योंकि क्रेडिट पीरियड उसने दिया हुआ है 1 महीने का। तो जो 1 दिसंबर को जो सेल हुई थी, जो 1 दिसंबर को आपने क्रेडिट पे सेल की थी, उसका क्रेडिट, उसकी ड्यू डेट कौन सी थी, 31 दिसंबर। यानी कि हम 31 दिसंबर पे ही खड़े हुए हैं और आज आखिरी दिन है ड्यू डेट का, ठीक है। कल यानी कि 1 जनवरी को फिर हमें उस पर डाउट होने लगेगा, फिर हम उसके ऊपर प्रोविजन बुक करने का सोचेंगे। बात समझ आ रही है। आज के दिन हमारी ड्यू डेट थी, आज के दिन भी वो हो सकता था आके हमें पे ऑफ कर देता, लेकिन जैसे ही कल की हम अकाउंटिंग करेंगे, कल सुबह सुबह हम कहेंगे कि अब क्या हो जाएगा, अब इसके ऊपर हमने 5% रेट बुक कर देना है, क्योंकि 1 जनवरी को ये किस कैटेगरी में चला जाएगा, 30 to 60 डेज वाली कैटेगरी में। ये बात मैं इंशाल्लाह भी आपको समझाती हूँ, लेकिन बात समझ में आ गई, ड्यू डेट वाली, क्रेडिट पीरियड वाली बात समझ में आ गई कि आपने क्रेडिट पीरियड दिया हुआ होता है, तो क्रेडिट पीरियड में आप नॉर्मली परेशान नहीं होते हो, क्योंकि आप ये कह रहे होते हो कि हमने खुद ही विलिंगली कस्टमर को ये ऑप्शन दिया है ना कि आप 30 दिन के अंदर अंदर पे कर दो, 30वें दिन भी आप पे कर सकते हो, राइट। तो कस्टमर तो कोशिश करेगा कि वो आखिरी दिन ही पे करे, ठीक है। तो हम ड्यू जो आपने क्रेडिट पीरियड होता है, क्रेडिट पीरियड में आप नॉर्मली रिस्क कोई बुक नहीं करते, आप प्रोविजन कोई बुक ही नहीं करते हो, क्योंकि आप कहते हो मुझे कोई डाउट नहीं है, मुझे पता है कि हो सकता है। बिल्कुल, प्रोविजन आपका नॉर्मली ड्यू डेट के बाद बुक करते हैं, लेकिन आपको उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको परसेंटेजेस क्वेश्चन में गिवन होंगी। हो सकता है कि करंट मंथ में आपको 2% दे। देखो इस सवाल में हमें क्रेडिट पीरियड नहीं पता, इस सवाल में उसने हमें क्रेडिट पीरियड नहीं बताया हुआ, तो हम अपनी तरफ से कुछ अज्यूम नहीं कर सकते, ठीक है। अगर सवाल में ये चीज गिवन होती तो हमें इसी तरीके से कैलकुलेट करना होता। ये रेट्स और परसेंटेजेस आपको सवाल में गिवन होंगे, या वो, हाँ ये काम वो जरूर कर सकता है कि वो आपको परसेंटेजेस ना दे, इसका परसेंटेज ना दे, और आपको वो इस तरह से बोले कि भाई क्रेडिट पीरियड जो है वो 30 दिन है। अगर ये बात हो जाती है तो फिर आप उसको, मतलब अगर परसेंटेज नहीं दी हुई इस कैटेगरी की, तो फिर आपने कहना है कि इसका मतलब है इसमें 0% ही होगा। क्यों? क्योंकि क्रेडिट पीरियड इज 30 डेज, राइट। बात समझ आ रही है। ये इंशाल्लाह मैं अभी एंड में डिस्कस करती हूँ इसको, ये सवाल से रेलेवेंट नहीं है, इसलिए आई डेंट डिस्कस इट पहले, ठीक है जी। जवाद, मोहसिन, उस्मान फॉलो कर रहे हैं बात जो मैं कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो आपके पास अब सिचुएशन ये है कि इन्होंने सवाल के अंदर आपको हर कैटेगरी का इन्होंने आपको परसेंटेज दे दिया, यानी कि अब हमें प्रोविजन की कैलकुलेशन भी करनी होगी कैटेगरी वाइज। अब हम इधर आ जाते हैं, ऊपर आते हैं। जब आप क्वेश्चन को फर्दर रीड करते हो तो देखो क्या है, हम कौन सी डेट पे खड़े हुए हैं, December 31st 1999, और नीचे क्या लिखा हुआ है, द बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एज एट 31st December 1999, यानी कि सेम डेट पे, यानी कि कैरेट डाउन। हम साल के आखिर की बात कर रहे हैं ना, हम कैरेट डाउन की बात कर रहे हैं यहाँ पे भी हम साल के आखिरी दिन की बात कर रहे हैं कि आखिरी दिन बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स था 4500, लेकिन ब्रैकेट में लिखा है बिफोर एनी एडजस्टमेंट,
यानी कि नीचे इन्होंने आपको एडजस्टमेंट्स दी हुई है, ये कुछ एरर्स हुए हुए हैं, कुछ ओमिशंस हुई हुई है, तो उनको अकाउंट फॉर करने से पहले आपके पास कैरेट डाउन क्या आ रहा था प्रोविजन के अकाउंट का 4500। फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल। पहला पार्ट आपको क्या कह रहा है, पहला आइटम कह रहा है द करंट मंथ टोटल इंक्लूड्स ₹600 फॉर डिस्काउंट्स अलाउड टू डेटर्स नॉट रिकॉर्डेड इन सेल्स लेजर। यानी कि एक ये गलती हो गई, एक ये एरर हो गया, और वो क्या एरर हुआ कि जो करंट मंथ का टोटल है 1,20,000, उसमें एक 600 रुपए का डिस्काउंट अलाउड भी शामिल है जो कि डिडक्ट होना चाहिए था। ठीक है, 600 रुपए डिडक्ट होने चाहिए थे, रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई उसकी। यानी कि आपने 1,20,000 में से 600 माइनस करने आप। ठीक है, यानी कि अब प्रोविजन की रिवाइज्ड कैलकुलेशन करने से पहले आपको पहले इन एरर्स की एडजस्टमेंट करनी है। फिर दूसरा पॉइंट ये कह रहा है द 30 to 60 days इंक्लूड टोटल इंक्लूड्स अ बैलेंस ऑफ 2,000 टू बी टेकन एज अ कॉन्ट्रा एंट्री। यानी कि 75,000 में एक 2,000 की आपने कॉन्ट्रा एंट्री भी पास करनी है, इससे भी इसको क्या करना है, लेस करना है ना। कॉन्ट्रा से रिसीवेबल कम होता है, क्रेडिट होता है, राइट। The over 90 days total includes an amount of 2,400 to be written off as bad debts. यानी कि 11,000 में से आपको 2,400 का भी राइट ऑफ करना है। ठीक है, ये काम करने के बाद हम क्या करेंगे, हम प्रोविजन की कैलकुलेशन करेंगे, रिवाइज्ड प्रोविजन की। सवाल की रिक्वायरमेंट पर आते हैं। रिक्वायरमेंट नंबर ए है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एज एट December 31st 99। तो अगर आप क्वेश्चन में देखें तो December 31st 1999 का एक ऑलरेडी कोई बैलेंस दिया हुआ है 4,500। ये कौन सा बैलेंस है, ये गलत बैलेंस है। ठीक है, इसको आपने बेसिकली अब क्या करना है, आपने इसको अभी ठीक करना है, करेक्ट करना है। तो पार्ट ए में जो आपसे वो बैलेंस मांग रहा है ना, अमाउंट ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, वो मांग रहा है आपसे करेक्ट बैलेंस के एडजस्टमेंट्स करने के बाद क्या बैलेंस आना चाहिए। ठीक है, बात फॉलो करें। और दूसरे पार्ट में आपसे वो मांग रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का लेजर। जी, कोई कंफ्यूजन है इसमें, सॉल्व करें अब। ठीक है, अब इसको हमने सॉल्व किस तरह से करना है, अब हर कैटेगरी के अंदर तकरीबन कोई ना कोई एडजस्टमेंट है। ठीक है, तो उसका मर्जी है आपकी, अब जो सा भी फॉर्मेट फॉलो करें, लेकिन मेरे हिसाब से ये फॉर्मेट ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। 5 कॉलम्स आपको बनाने होंगे। ठीक है, कॉलम्स इस तरह से बनाए कि आपका इधर आ जाए पर्टिकुलर्स। ठीक है, ये कोई लेजर नहीं है, ये सिर्फ वर्किंग है। ठीक है, ये वर्किंग है, वर्किंग आप जिस तरीके से भी चाहें आप कर सकते हैं। आपने पर्टिकुलर्स का किया, फिर आपने इधर कैटेगरी नंबर 1 पहली कैटेगरी की हेडिंग डाल दी करंट मंथ 30 to 60 days। ठीक है, फिर आपके पास 60 to 90 days, फिर आपके पास आ गया ओवर 90 days। ठीक है, ये आपने कॉलम्स बना लिए इनके। ठीक है, फिर आपने लिखा अनएडजस्टेड बैलेंस। ठीक है, यानी कि जो हमें बैलेंसेस भी दिए हुए हैं रिसीवेबल्स के, ये भी क्या, इनको भी ठीक करना है ना, इसमें एडजस्टमेंट्स करनी है। तो आपने इसमें लिख दिया 1,20,000, फिर आपने लिख दिया 75,000, 36,000 और 11,000। ठीक है, और फिर आप एक एक करके अब इनकी जो रिस्पेक्टिव एडजस्टमेंट्स हैं वो लिखेंगे। ये कॉपी कर लिया सबने? चले, फिर आपने क्या किया, सबसे पहले आइटम पर आए करंट मंथ टोटल इंक्लूड्स ₹600 फॉर डिस्काउंट्स अलाउड टू डेटर्स नॉट रिकॉर्डेड इन सेल्स लेजर। यानी कि आपने इन रिसीवेबल्स के बैलेंसेस, ये कहां से आपने रिसीवेबल्स के बैलेंसेस आपने कहां से निकाले होंगे, इस तरह से। ये एनालिसिस कहां से कर रहे होते हैं, हम एनालिसिस कर रहे होते हैं सब्सिडरी लेजर के थ्रू। जनरल लेजर में तो आपके पास टोटल फिगर नजर आ रही होगी 2,42,000 की, है ना। अब कस्टमर वाइज इंफॉर्मेशन आपको कहाँ अवेलेबल है, कस्टमर वाइज इंफॉर्मेशन तो आपको सेल्स लेजर में अवेलेबल है, यानी कि सब्सिडरी लेजर में मिलती है वो, है ना। ये बात सही है ना, फॉलो कर रहे हैं इस बात को।
हमें ये जो हम एजिंग कर रहे होते हैं, ये क्या कर रहे होते हैं, हम एक कस्टमर को इंडिविजुअली देख रहे होते हैं कि इस कस्टमर को हमने सेल कब की, इस कस्टमर को हमने सेल कब की। तो कस्टमर वाइज इंफॉर्मेशन तो हमें सेल्स लेजर में मिलती है, यानी कि ये एजिंग एनालिसिस हम किसके थ्रू कर रहे होते हैं, हम किसको देख के कर रहे होते हैं, सेल्स लेजर को, राइट। तो अब अगर आपने ये फिगर्स कहां से उठाई हैं, ये आपने फिगर्स उठाई हैं सेल्स लेजर के अंदर, और यहाँ पे एक कोई एरर आ रहा है जो कि सेल्स लेजर का एरर है, यानी कि इन फिगर्स में मसला है। ठीक है, बात समझ आ रही है। यानी कि यहाँ पे कोई किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है कि ये सेल्स लेजर लिखा हुआ है, नॉट रिकॉर्डेड इन सेल्स लेजर, तो ये जनरल लेजर तो क्या मसला, एरर तो है नहीं, तो हम इसको यहाँ एडजस्ट क्यों कर रहे हैं। बात क्लियर है सबको? जी, मोहसिन, उस्मान, जवाद, जुलेखा। ठीक है, गुड, सही है। उस्मान और जवाद आप लोग नहीं रिस्पॉन्ड कर रहे। ठीक है, उस्मान आपको भी क्लियर है। तो आपने अभी क्या करना है, आपने 600 का डिस्काउंट अलाउड रिकॉर्ड करना है। क्या करते हैं, डिस्काउंट से क्या होता है, हमारा रिसीवेबल बैलेंस कम हो जाता है। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड कौन से मंथ में करना है आपने, कौन से कैटेगरी में करना है, पहली वाली में। ठीक है, पहली वाली कैटेगरी में आपने -600 कर दिया, इधर ब्रैकेट्स नहीं लगते तो मैंने माइनस साइन में को रेड में कर दिया। ठीक है, 1,20,000। अभी वो टोटलिंग हम बाद में कर लेंगे जुलेखा, टोटलिंग बाद में कर लेंगे। ठीक है, फिर आपके पास आ रहा है 30 to 60 डेज का टोटल इंक्लूड्स अ बैलेंस ऑफ 2000 टू बी टेकन एज कॉन्ट्रा एंट्री। 30 to 60 डेज वाला कॉलम के अंदर आपने क्या कर देना है, 2000 की कॉन्ट्रा एंट्री पास कर देनी है। उससे भी आपने क्या कर देना है, रिसीवेबल बैलेंस को कम कर देना है। ठीक है, लेकिन कौन सी कैटेगरी का, 75,000 वाले का, 30 to 60 डेज वाले का। फिर आ रहा है द ओवर 90 डेज टोटल इंक्लूड्स एन अमाउंट ऑफ 2400 टू बी रिटन ऑफ एज बैड डेट्स। तो ओवर 90 डेज वाली कैटेगरी में आपने 2400 का बैड डेट राइट ऑफ भी करना है। इसको भी आपने अलग से इस तरह से दिखा दिया, लेस बैड डेट, राइट। ये करने के बाद हम देखते हैं हमारी एडजस्टमेंट सारी खत्म हो जाती है। सिर्फ एक कैटेगरी है जिसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, तो कोई बात नहीं। अब आप कैलकुलेट करेंगे क्या, एडजस्टेड बैलेंस किसका, डेटर्स का, राइट। कैसे करेंगे, 1,20,000 का -600, 75,000 -2,000, राइट। 36,000 एज इट इज आ जाएगा, और 11,000 -2,400। ये क्या है, एडजस्टेड बैलेंस है किसके, डेटर्स के, राइट। ये डेटर्स के आपके अब एडजस्टेड बैलेंस है सेम डेट पे 31 दिसंबर 99 पे, राइट। और फिर आपको क्या करना है, फिर आपको प्रोविजनिंग करनी है, हर कैटेगरी के ऊपर अलग रेट अप्लाई होगा। तो अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर प्रोविजन परसेंटेजेस अप्लाई कर देनी है। करंट मंथ में आपके पास 0% है, 30 to 60 डेज में आपके पास 5% है, इसमें आपके पास 10% है, और इधर आपके पास 20% है, राइट। तो क्या करेंगे, अब प्रोविजन की अमाउंट जब कैलकुलेट करेंगे, प्रोविजन इन रुपीज, तो हर कैटेगरी का अलग आ जाएगा, 119,400 मल्टीप्लाइड बाय ये वाला रेट। ये आपके पास प्रोविजन परसेंटेजेस आ गई, किस तरह से आई, 73,000 मल्टीप्लाइड बाय 5%, 36,000 मल्टीप्लाइड बाय 10%, 8,600 मल्टीप्लाइड बाय 20%। तो आपके पास 31 दिसंबर 1999 की ही अभी क्या बैलेंस आ गए, प्रोविजन की अमाउंट्स आ गई, कौन सी डेट पे, 31 दिसंबर 1999। आपने इन सब का टोटल किया, इन सब का जब आपने टोटल किया तो वो आया 8970। ठीक है, टोटल प्रोविजन का कैरेट डाउन बैलेंस कौन सी डेट पे, 31 दिसंबर 1999 पे। तो दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर, कि आपका वो मांग रहा था, पार्ट ए का आंसर मांग रहा था क्या, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रोविजन। अमाउंट ऑफ प्रोविजन मांग रहा है, वो इंक्रीज या डिक्रीज का नहीं मांग रहा कि कितने से आपने प्रोविजन इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, वो कह रहा है अमाउंट ऑफ प्रोविजन। तो अमाउंट ऑफ प्रोविजन हमारा क्या होता है, कैरेट डाउन बैलेंस। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि अब हम ये कहेंगे कि 31 दिसंबर पे कैलकुलेशन जब हमने रिवाइज कैलकुलेशन की, तो उसके हिसाब से हमारा रिवाइज्ड कैरेट डाउन कितना आ रहा है, 8970। दिस इज योर आंसर फॉर पार्ट ए। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको?
ठीक है, अब पार्ट बी पर आते हैं। पार्ट बी ये मांग रहा है प्रिपेयर लेजर अकाउंट फॉर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, यानी कि अब हमने उसका लेजर अकाउंट बनाना है, तो हम टी अकाउंट इसका बना लेंगे। ठीक है, इसका हमने टी अकाउंट बनाया। ठीक है, तो हमारे पास आ गया ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये हमने बना लिया। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? अब हमें चाहिए ब्रॉड डाउन, राइट। जब हम ब्रॉड डाउन ढूंढने निकलते हैं 1 जनवरी 1999 का चाहिए होगा, इसका मतलब है जब हम इस क्वेश्चन को स्किम करते हैं तो 1 जनवरी 1999 का तो कोई बैलेंस है ही नहीं प्रोविजन का, और ना ही हम किसी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फिर किस तरह बनाए लेजर अकाउंट्स? क्या मतलब है फिर? क्या मांग क्या रहा है फिर वो, जब उसने हमें इतनी इंफॉर्मेशन दी नहीं? अब हमारा ब्रॉड डाउन क्या हो जाएगा फिर? जीरो जीरो होगा ब्रॉड डाउन। नहीं, ये जो हमने टोटल निकाला है। जी मोहसिन। मैम आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है। मैम ये जो टोटल हमने निकाला है ये नहीं आएगा ब्रॉड डाउन? ये तो कैरेट डाउन है ना, ये तो आज की डेट का है, 31 दिसंबर 1999 का है। ये तो कैरेट डाउन है। 8970 इज योर कैरेट डाउन। ब्रॉड डाउन ये 4500 आएगा। बिल्कुल ठीक, लेकिन ये 4500 कौन सी डेट का है बैलेंस? ये भी दिसंबर 31 1999 का है। ये 8970 भी 31 दिसंबर 1999 का है, और 4500 भी कौन सी डेट का बैलेंस बता रहा है? वो 31 दिसंबर 1999 का है। दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि 8970 इज द एडजस्टेड या रिवाइज्ड बैलेंस। नहीं जुलेखा, 1,20,000 से नहीं करेंगे। मुझे एक बात बताएं, हम जब एडजस्टेड सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाते थे, बिल्कुल ठीक, जब हम एडजस्टेड या रिवाइज्ड सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाते थे तो ब्रॉड डाउन में हम क्या लिखते थे? कंट्रोल अकाउंट रिवाइज्ड, या तो परचेज लेजर या सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, कोई भी, उसमें ब्रॉड डाउन हमारा क्या होता था? अनएडजस्टेड बैलेंस, राइट। उसी डेट का अनएडजस्टेड बैलेंस, सेम डेट पे 31 दिसंबर, साल के आखिरी दिन। तो यहाँ पे फिर आपके पास ब्रॉड डाउन क्या हो जाएगा? उसी डेट का, कौन सी डेट का? 31 दिसंबर 1999 पे। ओहो, क्या हो गया? 31 दिसंबर 1999 की ही डेट का जो अनएडजस्टेड बैलेंस है, यानी कि 4500। ठीक है, ये बात क्लियर हो रही है ना? ये दिसंबर 31 1999, हम 31 दिसंबर 1999 के डेटर्स को यूज करके अगर कैलकुलेशन करेंगे तो वो भी कैरेट डाउन कौन सी डेट पे आएगा? अमाउंट कौन सी डेट पे आएगा? इसी डेट पे आएगा, राइट। यानी कि वो कैरेट डाउन है। तीसरी फिगर भी जो है वो हमें किसकी गिवन है? 31 दिसंबर 1999 की ही गिवन है। तो फिर ये क्या मसला, क्या चल रहा है यहाँ पे? आपके पास 1 जनवरी 99 की कोई इन्फॉर्मेशन तो है ही नहीं, और ना ही आप कैलकुलेट कर सकते हो। जुलेखा, आप ये जो 1,20,000 की बात कर रहे हो, ये तो आपका आज की डेट पे बैलेंस है, ये आपका 1 जनवरी को थोड़ी रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 जनवरी 99 एक साल पहले की थोड़ी इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, ये तो आज की इन्फॉर्मेशन है, हमें एक साल पहले की चाहिए होती है ब्रॉड डाउन के लिए, लेकिन वो हमें गिवन ही नहीं है। तो फिर हमारा ब्रॉड डाउन हम कैसे बनाएंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का? ठीक है, बिल्कुल ठीक, हम ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का अकाउंट पे किस तरह से बनाएंगे? हम उसी वही डेट डालेंगे, ब्रॉड डाउन लिखेंगे कि, लेकिन उसके आगे क्या लिख देंगे? अनएडजस्टेड बैलेंस। हेलो मैम। जी जी। मैम अगर हमें पिछले साल का भी दिया होता बैलेंस हाँ, और तो ये अनएडजस्टेड भी दी होता तब दोनों लिखते। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा ना। फिर वो आपको सवाल में बता देगा कि भाई आपने नहीं, ऐसा हो नहीं सकता कि वो आपको ये भी दे और वो भी दे। वो आपको फिर बता देगा कि आपको फिर बनाना होगा एडजस्टेड प्रोविजन का अकाउंट। फिर वो मांगेगा आपसे कि उसी डेट का फिर आप एडजस्टमेंट होता हुआ दिखाओ, जिस तरह एडजस्टेड सेल्स लेजर या परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाते थे ना, कि उसी डेट पे फिर आप उसकी करेक्शन करते हुए दिखाओ। अगर उसने आपको दोनों चीजें दी हुई है, साल का ओपनिंग भी दिया हुआ है और उस साल का कैरेट डाउन भी दिया हुआ है, और आपको एरर्स भी दिए हुए हैं, तो फिर या तो आपको स्पेसिफाई कर देगा, या तो आप ओरिजिनल अकाउंट बनाओ उसका, या एडजस्टेड। ऐसा होगा नहीं वैसे, ठीक है, ऐसा होगा नहीं। उस्मान, ये जो 4500 की फिगर है,
ये क्या कह रहा है? द बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एज एट December 31st 99 बिफोर एनी एडजस्टमेंट वाज 4500। यानी कि वो ये कह रहा है कि 31 December 1999 का जो कैरेट डाउन बैलेंस है, December 31st 99 हमारे साल के आखिरी दिन है, साल का आखिरी दिन है, राइट। यानी कि इसमें जो इस डेट पे जो बैलेंस होगा वो बैलेंस कैरेट डाउन कहलाएगा। तो वो कैरेट डाउन आया है 4500 इस डेट का। फिर हमने क्या किया? हमने एक रिवाइज्ड कैलकुलेशन की 31 दिसंबर 1999 की ही फिगर्स को यूज करते हुए, और हमने 8970 निकाल दिया। तो 8970 भी 31 दिसंबर का बैलेंस है, 4500 भी 31 दिसंबर 99 का बैलेंस है, सेम डेट के बैलेंसेस हैं ये दोनों। तो दोनों में फिर फर्क क्या हुआ? 8970 भी प्रोविजन का कैरेट डाउन, ये भी प्रोविजन का कैरेट डाउन लग रहा है। तो फिर फर्क सिर्फ इतना है कि 4500 है बिफोर द एडजस्टमेंट ऑफ दीज एरर्स, अनएडजस्टेड बैलेंस है इस डेट का। और 8970 क्या है? जब हम सारी करेक्शंस कर लेंगे तो उसके बाद जो प्रोविजन का बैलेंस हमने निकाला वो कितना निकाला? 8970। ठीक है, तो अब हमने इसको क्या दिखाना है? अब हमने इसको एडजस्ट होते हुए दिखाना है। सेम डेट पे करेक्शंस करने से पहले आपके पास प्रोविजन का बैलेंस आ रहा था 4500, ये क्या बन जाएगा? ब्रॉट डाउन, अनएडजस्टेड क्रेडिट साइड पे। और फिर हम उसी डेट पे 31 दिसंबर 1999 पे लिखेंगे क्या? यहाँ पे एक मेरे पास कॉलम कम हो गया है। इसी डेट पे 31 दिसंबर 1999 पे हम लिखेंगे कैरेट डाउन, जो कि क्या होगा? एडजस्टेड बैलेंस, और उसकी जगह क्या लिख देंगे? 8970। ठीक है उस्मान, क्लियर है बच्चे? आपके पास ब्रॉड डाउन ये आ रहा है, कैरेट डाउन ये आ रहा है। अब आपने क्या करना है? आपने ये देखना है कि बैलेंसिंग फिगर कहाँ आएगी। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर कितनी आ रही है? 4470। और इससे क्या हो जाएगा? बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा। बाकी सारा काम वही है, सिर्फ ब्रॉड डाउन और कैरेट डाउन की बात थी। ठीक है, तो आप ये कहोगे कि एडजस्टमेंट करने से पहले प्रोविजन कितना था? 4500। एडजस्टमेंट्स करने के बाद प्रोविजन कितना हो गया? 8970। यानी कि हमें 4470 का बैड डेट एक्सपेंस। उस्मान, आप मुझे बात बताओ, कंट्रोल अकाउंट्स के अंदर भी तो हम जब रिवाइज्ड कंट्रोल अकाउंट्स बना रहे होते हैं तो उसमें भी तो हम ब्रॉट डाउन लिखते हैं, और ब्रॉट डाउन उसी दिन का अनएडजस्टेड बैलेंस होता है, साल के आखिरी दिन का ही होता है। बिल्कुल ठीक बात है कि ये ब्रॉट डाउन है, तो ब्रॉट डाउन तो साल के शुरू का होता है, लेकिन कंट्रोल अकाउंट्स में हम देख चुके हैं कि अगर आपने किसी दिन गलती आइडेंटिफाई की है, कोई एरर आइडेंटिफाई किया है साल के आखिरी दिन, और आपको साल के आखिरी दिन उन एरर्स को ठीक भी करना है, तो फिर हम क्या लेते हैं? ब्रॉट डाउन लेते हैं उस साल के आखिरी दिन का इनकरेक्ट बैलेंस, उसमें हम ठीक करते हैं चीजों को, और जो कैरेट डाउन निकलता है वो उसी दिन का करेक्टेड बैलेंस निकलता है। ये कॉन्सेप्ट हम देख चुके हैं कंट्रोल अकाउंट्स में, तो वो कहीं पे भी अप्लाई हो सकता है। तो इस सवाल के अंदर हमें ब्रॉट डाउन साल के शुरू का नहीं गिवन था, हमें 1 जनवरी 1999 का बैलेंस तो गिवन ही नहीं है। ये बैलेंस कौन सी डेट का है? ये बैलेंस है 31 दिसंबर 99 का। तो इसका मतलब है हमने इसी को यूज करते हुए कुछ करना है। बात समझ आ रही है? अगर हमें 1 जनवरी 99 का बैलेंस दिया होता तो हम वही लिखते हैं। क्लियर हो गई बात? जी उस्मान, क्लियर है? हो गया क्लियर? ठीक है, बाकियों को भी, जवाद, मोहसिन, जुलेखा, बच्चे क्लियर है? चले अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आपका इस तरह का सवाल होता है, एज एनालिसिस इस तरह से होता है। अभी काम ये करते हैं, असल में हमारा आधा घंटा हमने तकरीबन 15-20 मिनट उस पर लगा दिए शुरू की डिस्कशन में, और पीछे डिस्टर्बेंस भी बहुत हो रही है, तो लेट्स कीप इट टिल हियर। ठीक है, मैं एक सेकेंड जरा सवाल देख लूं, अगर आप लोगों को मैं होमवर्क दे देती हूँ, आप लोग वो अटेम्प्ट कर लेना, सही है? अच्छा, F5 कर सकते हो आप लोग? F6 हम कर चुके हैं, ठीक है। F5 करो, और F3 तो चले मैं आप लोगों के साथ क्लास में करूंगी। iCap का क्वेश्चन बैंक आप लोगों ने डाउनलोड करना है वेबसाइट से, ठीक है, iCap की।
उसमें से हम क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ होमवर्क के लिए। तो ये आपके पास आई कैप का क्वेश्चन बैंक है, चैप्टर नंबर 7 है। इसमें अब आप कौन कौन से क्वेश्चंस कर सकते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। 7.1 कर सकते हो, 7.2 कर सकते हो, 7.3 भी आपका हो सकता है, ये बिल्कुल बेसिक सवाल है। 7.4 इज मतलब अच्छा सवाल है, बिल्कुल उसी तरह का जिस तरह का हम करते हैं, ठीक है। तो मैं एक काम ये करती हूँ, आप लोगों को स्पेसिफिक आप लोगों का होमवर्क दे देती हूँ। ये 7.5 देखें, वैसे ही जिस तरह का मैंने अभी आपको क्वेश्चन नंबर 1 करवाया, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 1 करवाया वो बल्कि मेरे ख्याल से मैंने यही वाला सवाल इसको थोड़ा ऑल्टर करके डाला है, ठीक है। इसी वाले सवाल को मैंने ऑल्ट्रेशन करके डाला है, तो चाहे तो ये दोबारा से आप अटेम्प्ट कर लेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी उसकी। और एक काम ये करते हैं, अच्छा 7.6 जो क्वेश्चन है ना, ये मुझे अच्छा याद आ गया। क्वेश्चन नंबर 7.6 में एरर है टाइपिंग का, ठीक है। 7.6 तो एक काम मैं ये करती हूँ कि मैं इसको दोबारा से टाइप करके ना सही वाला क्वेश्चन वो फिर मैं अपलोड कर दूंगी। 7.6 आप यहाँ से मत कीजिएगा, अपने पास लिख लेंगे, आप अपना होमवर्क कर लें। 7.7 अभी हमने नहीं करना, 7.7 हम इंशाल्लाह अभी कल करेंगे। 7.4 और 7.3 ये आप अपना होमवर्क लिख लें, और वैसे आप बाकी सब भी कर सकते हैं, लेकिन 7.3 और 7.4 का मैं आप लोगों से अपडेट लूंगी, ठीक है। आपके पास सोल्यूशन भी इसी में मौजूद है, नीचे आप जाएंगे तो सोल्यूशन सारे क्वेश्चंस के मौजूद हैं, आप वहां से जाके अपना सोल्यूशन चेक भी कर सकते हैं। लेकिन कल मैंने पूछना भी है कि होमवर्क किस किसने किया, एंड आई नीड ऑनेस्ट आंसर्स, ठीक है। एंड आई नीड ऑनेस्ट आंसर्स, मैं चेक नहीं करूंगी लेकिन अपडेट जरूर लूंगी। तो अब मैंने आप लोगों को मतलब मैं बोलती रहूंगी कि अब आपने ये वाले क्वेश्चंस देख लेने आई कैप के क्वेश्चन बैंक से, ठीक है, ताकि आपकी वहां से भी प्रैक्टिस जारी रहे। और जो लोग खोल के नहीं देखते आई कैप के क्वेश्चन बैंक को खोल भी लें उसको फिर, ठीक है। तो 7.1 से लेके 7.5 तक, 7.6 तक आप कर सकते हैं अटेम्प्ट, जितने भी चाहे। 7.7 नहीं करना, ठीक है। और 7.6 में, सॉरी 7.6 में भी गलती थी, टाइपिंग एरर था, वो मैंने आपको कहा है कि मैं आपको ठीक वाला टाइप करके अपलोड कर दूंगी। तो 7.6 आप कर तो सकते हो, लेकिन इसमें टाइपिंग का एरर है, ठीक है। और 7.7 अभी तक हम इंशाल्लाह इसको हम कल देखेंगे। 7.7 टाइप के स्पेसिफिक अलाउंस इसमें टेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो 7.5 तक यू कैन अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस एंड आई विल स्पेसिफिकली आस्क फॉर 7.4 एंड 7.3, ठीक है। तो दिस इज योर होमवर्क, चाहे तो अभी बैठ के कर लें इसको, सही है। कोई सवाल है तो जल्दी से पूछ ले, नहीं है तो इजाजत दें। जी जवाब क्वेश्चन है, चलें ठीक है। उस्मान, जुलेखा, क्लियर है सब? चलें जबरदस्त, इंशाल्लाह कल मिलते हैं। हैव अ वेरी नाइस डे, अल्लाह हाफिज। और तैयारी कर लें जल्दी से कंट्रोल अकाउंट्स की भी, मुझे प्रिपरेशन की हुए टेस्ट मुझे चाहिए। मुझे बगैर प्रिपरेशन के बस एमी टेस्ट नहीं चाहिए कि बस मिस ने कहा है तो मिस करके दे दे। वैसे तो मुझे वैसे भी रिस्पॉन्सेज मुझे कम मिलते हैं टेस्ट के। तो जवाब, मोहसिन, उस्मान, जुलेखा, एटलीस्ट जो रेगुलर्स हैं मुझे उनसे तो रिस्पॉन्सेज चाहिए, ठीक है। चलें जी, अल्लाह हाफिज।